मेरे पति, शायद मैं किसी और आदमी से प्यार करने लगी हूँ। मैंने न तो गुस्सा किया न ही कोई सवाल किया। मैं बस उसे देखता रहा और एक सवाल पूछा। वह आदमी कौन है? वही गरीब छात्र फैंग हाओ, जिसकी हम हमेशा से आर्थिक मदद करते आ रहे हैं। चेनन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि ऐसा कहना बहुत स्वार्थी है। मेरे और फैंग हाओ के बीच आत्मिक जुड़ाव है। वह भले ही गरीब हो, लेकिन उसके पास हिम्मत है, सपने हैं। उसकी आंखों में जो चमक है, वह मुझे तुम्हारी आंखों में कभी दिखाई नहीं दी। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत आरामदायक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पिंजरे में पाली गई एक मैना हूं। मेरा दम घुटने लगा है। आत्मिक जुड़ाव। मैंने धीरे से ये 4 शब्द दोहराए और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। शादी के 3 सालों में मैंने कभी भी लिन कनवान के साथ कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे महंगे ब्रांड के बैग पसंद थे, मैंने कभी उनकी कीमत नहीं पूछी। उसे घूमना पसंद था, तो मैंने करोड़ों के सौदे छोड़कर उसके साथ पूरी दुनिया की यात्रा की। उसका दिल बहुत दयालु था। उसने कहा कि वह एक गरीब कॉलेज छात्र की मदद करना चाहती है। मैंने बिना कुछ कहे हर साल उसके खाते में 20 लाख भेजे। उसकी पढ़ाई और रहने का पूरा खर्च मैंने उठाया। मैंने उसे वह सब कुछ दिया जो मैं दे सकता था, सिवाय अपनी असली पहचान के। उसे हमेशा यही लगता था कि मैं बस एक अच्छी कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी हूं, जिसकी सालाना तनख्वाह लाखों में है और जिसके पास इस शहर में अपना घर और गाड़ी है। उसे ये नहीं पता था कि वह कंपनी मेरी ही है, और इस शहर की लगभग आधी व्यावसायिक संपत्तियां मेरे नाम पर हैं। मुझे लगा था कि ऐसी साधारण और शांत खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन आज, हम दोनों जिस गरीब छात्र की मदद कर रहे थे, उसी के लिए उसने कहा कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। मैं मुस्कुराया। मेरी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उसे देखकर लिन कनवान का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने सिर हिलाया, मेज पर रखी अपनी चॉपस्टिक वापस रख दी और खड़ा हो गया। अगर तुमने फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा। हमारी शादी से पहले जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार हम तलाक लेंगे। मैं सम्मान के साथ इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगा। लिन कनवान की आंखों में राहत की एक झलक दिखाई दी। चेनन, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं मुड़ा, सीधे अपने स्टडी रूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया, ताकि उसके झूठे धन्यवाद से खुद को पूरी तरह अलग कर सकूं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने सहायक को फोन लगाया। लावली। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत आदर भरी आवाज आई। चेन सर, आपका क्या आदेश है? पहला, तलाक के कागज तैयार करवाओ और मेरे नाम की सभी संपत्तियां और गाड़ियां वापस ले लो। दूसरा, फैंग हाओ, जैंगसू यूनिवर्सिटी का 3रे वर्ष का छात्र। उसकी पूरी जानकारी निकालो। आज से उसकी हर तरह की आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दो। और जैंगसू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को मेरा संदेश पहुंचा दो। उन्हें कहो कि इस छात्र का चरित्र ठीक नहीं है। आगे क्या करना है, वे खुद समझ जाएं। फोन के दूसरी तरफ लावली कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला। जी, चैन सर, क्या बाकी बातों की भी आपको रिपोर्ट देनी होगी? जरूरत नहीं। मैंने फोन काट दिया और कमरे की विशाल कांच की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाहर पूरे शहर की रोशनी तारों की तरह चमक रही थी। लिन कनवान, तुम्हें प्यार पसंद है ना? तुम्हें लगता है कि उस गरीब छात्र में हौसला और सपने हैं? तो फिर मैं उसे उसकी असली औकात पर वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब एक आदमी मेरी दी हुई हर चीज खो देता है, तब उसका तथाकथित हौसला और प्यार आखिर कितने का रह जाता है। अगली सुबह मैं बिना लिन कनवान से कुछ कहे सीधे घर से निकल गया। शायद उसे लगा था कि जब मैंने कहा था कि मैं खाली हाथ घर छोड़ दूंगा, तो मेरा मतलब ये था कि यह घर और गाड़ी सब उसके पास रहेंगे। वह बहुत भोली थी। मेरे खाली हाथ घर छोड़ने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं अपना शरीर लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। जहां तक संपत्ति की बात है, माफ करना, यह घर मेरे परिवार के ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है। वह पॉश, जिसे वह चलाती है, कंपनी के नाम पर है। उसकी अलमारी में रखे करोड़ों की कीमत वाले बैग और गहनों की हर खरीद का रिकॉर्ड साफ साफ दिखाता है कि उनका भुगतान मैंने किया था। जो कुछ मैंने उसे दिया था, उसे मैं कभी भी वापस ले सकता हूं। सुबह 9 बजे मैं ग्लोबल सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने अपने ऑफिस में बैठा था और नीचे फैले पूरे शहर को देख रहा था। तभी लावली ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। चेन सर, तलाक के कागज वकील के जरिए भेज दिए गए हैं। लिन कनवान आपसे मिलना चाहती हैं। मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया। वह कह रही है कि आपने उनसे धोखा किया है और आप बहुत निर्दयी हैं। निर्दयी? मैं हल्के से हंसा। जब उसने मुझे धोखा दिया था, तब उसे खुद पर जरा भी निर्दयता महसूस नहीं हुई। लावली ने सिर हिलाया और आगे कहा, जैंगसू यूनिवर्सिटी से भी फोन आया था। प्रिंसिपल वैंग ने बताया कि उन्होंने फैंग हाओ की फाइल की जांच की।
उन्हें पता चला कि पहले भी उसके खिलाफ कई शर्मनाक रिकॉर्ड थे, लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। अब जब आपने आदेश दिया है, तो उन्होंने तुरंत उसे विश्वविद्यालय से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, मैंने संतोष से सिर हिलाया। और कुछ? लाव ली ने आगे कहा। हाँ, चैन सर, जैसे ही हमने उसकी आर्थिक सहायता बंद की, फैंग हाओ ने तुरंत लिन कनवान से संपर्क किया। हमारे लोगों की मिली जानकारी के अनुसार उसने लिन कनवान को जरा भी सांत्वना नहीं दी। वह सिर्फ उससे पूछ रहा था कि अचानक उसकी आर्थिक सहायता क्यों बंद हो गई। क्या उसने आपको नाराज कर दिया है? मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। तो यही है वह आदमी जिसे लिन कनवान हिम्मती, सपनों वाला और सच्चा प्रेम करने वाला कहती थी। हमने अभी उनके साथ कुछ किया भी नहीं, और वे दोनों खुद ही डगमगाने लगे। उन पर लगातार नजर रखो, मुझे उनके हर अगले कदम की जानकारी चाहिए। जी, चैन सर। लाव ली सिर झुकाकर बाहर चला गया। ऑफिस फिर से शांत हो गया। उसी समय मेरा मोबाइल लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, पत्नी। मैं कुछ देर तक स्क्रीन पर चमकते पत्नी शब्द को चुपचाप देखता रहा, जब तक कॉल अपने आप कट नहीं गई। फिर एक के बाद एक संदेश आने लगे। लिन कनवान, चैनन, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे खाली हाथ घर छोड़ने का मतलब मुझे घर से निकाल देना था? ये घर तुम्हारे नाम पर है, लेकिन हम पति पत्नी हैं। इस पर मेरा भी आधा अधिकार है। मैंने उन सभी संदेशों को बिना किसी भाव के देखा। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। 3 साल का रिश्ता, जिस पल उसने मुझे धोखा देने का फैसला किया, उसी पल खत्म हो चुका था। मैंने फोन उठाया, उसे ब्लॉक किया, और फिर उसका नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। दुनिया एकदम शांत हो गई। लिन कनवान, तुम्हें लगता है कि खेल यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें और तुम्हारे तथाकथित प्यार को एक एक कदम करके उस नरक में ले जाऊंगा जिसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तैयार किया है। ब्लॉक होने के बाद लिन कनवान ने मेरे ऑफिस में लगातार फोन करना शुरू कर दिया। रिसेप्शन पर आने वाली हर कॉल लावली तक पहुंचाई जाती, और हर बार वही उसे रोक देता। दोपहर में लिन कनवान की मां, जो अब मेरी पूर्व सास थी, सीधे कंपनी पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया, तो उन्होंने वहीं लॉबी में हंगामा करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं धोखेबाज हूं, मैंने उनकी बेटी की भावनाओं से खेला, और अब माँ बेटी दोनों को घर से निकाल रहा हूं। लाव ली ने आकर पूछा, चैन सर, क्या सिक्योरिटी को कहूं कि इन्हें बाहर निकाल दे? मैंने सिर हिलाया, नहीं, उन्हें हंगामा करने दो। मैं चाहता हूं कि सब लोग देखें इन माँ बेटी का असली चेहरा कैसा है। जब इन्हें मेरी खुशामद करनी होती थी, तब इनका व्यवहार ऐसा नहीं था। मुझे आज भी साफ याद है, जब मेरी और लिन कनवान की शादी हुई थी, मेरी पूर्व सास पहली बार हमारे घर आई थी। जैसे ही उन्होंने 3 करोड़ की कीमत वाला वह आलीशान बंगला देखा, उनकी आंखें फैल गई थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और बार बार कह रही थी, क्या भाग्य है हमारी बेटी का, उसे तुम जैसा दामाद मिला है। कुछ समय बाद उन्होंने बहाना बनाया कि उनके छोटे बेटे की शादी होने वाली है और उसे नया घर चाहिए। इशारों इशारों में चाहती थी कि मैं शहर के बीचों बीच स्थित लगभग 180 वर्ग मीटर का फ्लैट उनके परिवार को दे दूं। मैंने साफ मना कर दिया। उस दिन के बाद उनका व्यवहार मेरे प्रति ठंडा पड़ गया। बात बात पर ताना मारती कि मैं उन्हें अपना परिवार नहीं मानता। आज जाकर मुझे पूरी तरह समझ आया, उन्हें मुझसे प्यार नहीं था, उन्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था। नीचे का तमाशा आधे घंटे से ज्यादा चला। जब उन्होंने देखा कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, तो आखिरकार थककर सिक्योरिटी के साथ वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद लाव ली फिर मेरे ऑफिस में आया। चैन सर, लिन कनवान अब फैंग हाओ के साथ उस अपार्टमेंट में चली गई है जो आपने फैंग हाओ के लिए किराए पर लिया था। वह जैंगजू यूनिवर्सिटी के पास वाला हाई एंड अपार्टमेंट, जिसका मासिक किराया 15,000 है। मैं हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, तो अब देखते हैं, जब मेरी आर्थिक सहायता बंद हो चुकी है, तो अगले महीने का किराया वे दोनों कैसे भरते हैं? लाव ली ने जवाब दिया, जी चैन सर, वे दोनों अंदर चले गए हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, उस अपार्टमेंट को तुरंत बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दो। कल ही किसी प्रॉपर्टी एजेंट को खरीदारों के साथ वहां भेजो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में 2 कुत्ते रहें। जी, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। शाम को मुझे एक ऐसा फोन आया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फोन लिन कनवान के पिता का था। मेरे पूर्व ससुर एक साधारण माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक थे। वे कम बोलते थे, लेकिन सही और गलत की समझ रखते थे। फोन जुड़ते ही उन्होंने लंबी सांस ली। चैनन, मुझे माफ कर दो, मैंने शांत स्वर में कहा। अंकल, ऐसा मत कहिए, इस बात में आपकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। मैं अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दे पाया। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी माँ ने भी हालात और बिगाड़ दिए। उसने तुम्हें बहुत परेशानी दी है।
मैंने कहा, जो होना था वह हो चुका है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा है। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। उन्होंने जो किया उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। फिर उन्होंने विनती भरे स्वर में कहा, लेकिन क्या, मेरी खातिर तुम उन्हें जीने का एक मौका दे सकते हो। इतना मत करना कि उनके लिए कोई रास्ता ही न बचे। आखिर वह तुम्हारी पत्नी रह चुकी है। मैं कुछ क्षण चुप रहा। पति पत्नी, मैं हल्के से मुस्कुराया। क्या बात है अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अच्छे इंसानों को मूर्खों की तरफ से दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। लिन कंगवान अब बच्ची नहीं है। उसे अपने हर फैसले की कीमत खुद चुकानी होगी। मैंने उसे पहले भी मौका दिया था, उसने खुद उसे ठुकरा दिया। जहां तक उसकी जिंदगी की बात है, चिंता मत कीजिए, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि वह जिंदा रहे और अपनी आंखों से देखे कि जिस प्यार को उसने चुना था वह हकीकत के सामने किस तरह चूर चूर हो जाता है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह जैंगजू यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस सबसे ऊपर दिखाई दिया। आर्थिक विभाग के छात्र फैंग हाओ को विश्वविद्यालय से निष्कासित करने का निर्णय। उस नोटिस में पिछले 3 वर्षों के दौरान फैंग हाओ द्वारा की गई कई शैक्षणिक अनियमितताओं और परीक्षा में नकल करने के पक्के सबूत दर्ज थे। ये खबर पूरे जैंगजू यूनिवर्सिटी में बम की तरह फैल गई। क्या फैंग हाओ को निकाल दिया गया? वही लड़का जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति जीतता था और जिसे प्रेरणादायक छात्र माना जाता था। प्रेरणादायक छोड़ो भी, चेहरा देखकर इंसान को पहचानना आसान नहीं होता। मैंने सुना है कि वह किसी अमीर औरत के सहारे ऐश कर रहा था। उसका रहन सहन किसी गरीब छात्र जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मैंने भी उसे कई बार एक खूबसूरत औरत के साथ पौष में देखा है। वह तो लिन कंगवान थी ना। सुना है उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। रुको, इसका मतलब मामला बहुत बड़ा है। इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई। सिर्फ एक ही सुबह में फैंग हाओ पूरे शहर में बदनाम हो गया। मैं आसानी से कल्पना कर सकता था कि जब उसने विश्वविद्यालय का नोटिस और इंटरनेट पर चल रही उन तमाम चर्चाओं को देखा होगा, तब उसके चेहरे का रंग कैसा उड़ गया होगा। जिस प्रेरणादायक और मेहनती छात्र की छवि बनाने में उसने कई साल लगाए थे, वह एक ही रात में पूरी तरह बिखर गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोपहर में प्रॉपर्टी एजेंट खरीदारों को लेकर उस आलीशान अपार्टमेंट पर पहुंचा। दरवाजा लिन कंगवान ने खोला। वह नाइट ड्रेस पहने हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। दरवाजे पर इतने लोगों को देखकर वह हैरान रह गई। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? एजेंट ने विनम्रता से कहा। नमस्ते, क्या आप लिन मैडम हैं? हम प्रॉपर्टी एजेंट हैं। हम इस फ्लैट को संभावित खरीदारों को दिखाने आए हैं। लिन कंगवान का चेहरा बदल गया। फ्लैट दिखाने आए हैं? आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। यह मेरा घर है, एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई गलती नहीं हुई है। इस घर के मालिक चैनन है। उन्होंने हमें ये संपत्ति बेचने का अधिकार दिया है। इतना कहकर उसने अधिकृत दस्तावेज उसके सामने रख दिया। देखिए, ये चैनन के हस्ताक्षर हैं। एक पल में लिन कंगवान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि मैंने कल जो कहा था वह सिर्फ धमकी नहीं थी। मैं सचमुच ये घर बेच रहा था। उसने घबराकर कहा, यह असंभव है। चैनन ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा घर है। एजेंट ने शांत स्वर में कहा। मैडम, कृपया शांत रहिए। अगर आपने हंगामा किया तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसी समय अंदर से फैंग हाओ की झुंझलाहट भरी आवाज आई। लिन कंगवान, बाहर कौन है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? वह कमरे से बाहर आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े लोगों को देखा, वह भी चौंक गया। जब उसे पूरी बात समझ में आई, तो उसका चेहरा लिन कंगवान से भी ज्यादा बदसूरत हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, अगर घर बिक गया तो हम कहाँ रहेंगे? लिन कंगवान लगभग टूट चुकी थी। मुझे नहीं पता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चैनन हमें पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। लेकिन फैंग हाओ ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो कहती थी कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। तुमने ही कहा था कि वह खाली हाथ घर छोड़ देगा। अब क्या हुआ? अब हमारे पास रहने की जगह भी नहीं बची। लिन कंगवान एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह पूरी तरह चुप रह गई। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो आदमी कभी उसकी हर बात मानता था, वही एक दिन इतना ठंडा और निर्दयी हो जाएगा। और जिस आदमी को वह अपने सच्चे प्यार और सपनों का प्रतीक मानती थी, वह पैसे का सहारा छीनते ही अपना असली चेहरा दिखा देगा। उनका तथाकथित प्यार हकीकत के पहले ही थप्पड़ से बिखरने लगा था। देखने आए लोग इस पूरे तमाशे से डर गए और बिना घर देखे ही चले गए। प्रॉपर्टी एजेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मुझे फोन करके पूरी बात बता दी। चैन सर, वे दोनों किसी भी हालत में घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमारे लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या सच में पुलिस बुलानी पड़ेगी?
आखिर वह आपकी पूर्व पत्नी है। मैंने बिना किसी भावना के कहा। वह अब मेरी पत्नी नहीं है। आधे घंटे बाद दो पुलिसकर्मी अपार्टमेंट पहुंच गए। पुलिस को देखकर लिन कनवान और फैंग हाओ का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। एक पुलिसकर्मी ने शांत स्वर में कहा, मैडम, इस फ्लैट के कानूनी मालिक चेनन है। उन्हें अपनी संपत्ति के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आप दोनों से तुरंत यह फ्लैट खाली करने के लिए कहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमें दूसरे की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सुनते ही लिन कनवान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे हमेशा लगता था कि यह घर पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने शुरू से ही हर चीज अपने नाम सुरक्षित रखी थी। दूसरी तरफ फैंग हाओ का चेहरा काले बादल जैसा पड़ गया। वह गुस्से से लिन कनवान को घूरने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत बची थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें लिन कनवान पर लगा दी थी। उसे लगा था कि उसके सहारे वह आसानी से ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि लिन कनवान खुद ही डूबती हुई नाव थी। पुलिस के बार बार कहने पर दोनों मजबूरी में अपना सामान समेटने लगे। लिन कनवान के महंगे ब्रांडेड बैग, ऊंची एड़ी की सैंडल और करोड़ों की लग्जरी चीजें इस समय उसके लिए बोझ बन चुकी थी। वह सब कुछ साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उन्हें ले जाने का कोई तरीका नहीं था। आखिर में वह सिर्फ एक सूटकेस लेकर फैंग हाओ के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। दोनों सोसाइटी के गेट के बाहर खड़े थे। लिन कनवान ने उस घर की तरफ देखा जहां उसने पिछले 3 साल बिताए थे। अब वह खुद को रोक नहीं सकी। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके पास खड़ा फैंग हाओ सिगरेट पी रहा था। उसने उसकी तरफ बेहद नफरत भरी नजरों से देखा और झुंझलाकर बोला, बस रोती ही रहोगी, रोने से क्या होगा? अगर तुम इतनी निकम्मी न होती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। लिन कनवान ने रोते हुए कहा, फैंग हाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया। फैंग हाओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने घर नहीं छोड़ा, तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। लिन कनवान, अब होश में आ जाओ। तुम्हारे पास अब न पैसा है, न घर, न कोई नौकरी। अब तुम मुझसे प्यार की बातें किस आधार पर कर रही हो? हाओ की ये बातें किसी तेज चाकू की तरह लिन कनवान के दिल में उतर गईं। उसे हमेशा लगता था कि फैंग हाओ उससे उसके व्यक्तित्व, उसकी दयालुता और उसकी सादगी से प्यार करता है। लेकिन आज उसे पहली बार समझ आया कि फैंग हाओ ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। उसे सिर्फ उसके पैसों से प्यार था। उस आदमी से प्यार था जो उसके पीछे खड़ा होकर उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा था। अब जब वह आदमी उसे छोड़ चुका था तो उसका तथाकथित प्यार भी एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका था। मैं अपनी कार में बैठा था। कार सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। मैं लावली द्वारा भेजे जा रहे लाइव निगरानी वीडियो के जरिए ये सब शांत चेहरे के साथ देख रहा था। लिन कनवान, दर्द हो रहा है, यही तो मैं चाहता था। लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली निराशा और टूट जाना किसे कहते हैं। अब बेघर हो चुके लिन कनवान और फैंग हाओ अपना सामान लेकर एक सस्ते होटल पहुंचे। एक रात का किराया सिर्फ 200 युआन था। फिर भी फैंग हाओ को वह रकम बहुत महंगी लग रही थी। उसके पास जो भी पैसा था वह सब मेरी दी हुई आर्थिक सहायता से आया था। अब जब वह सहायता बंद हो चुकी थी तो वह फिर से एक गरीब इंसान बन गया था। उधर लिन कनवान हमेशा मेरी बैंक कार्ड से खर्च करने की आदी थी। उसके पास अपनी कोई बचत नहीं थी। जल्द ही दोनों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई। उनके पास पैसे खत्म हो गए। अगले दिन लिन कनवान की मां फिर आई, लेकिन इस बार वह झगड़ा करने नहीं बल्कि माफी मांगने आई थी। वह मेरे माता पिता के घर पहुंची। मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ईमानदारी और सम्मान से जीने वाले पढ़े लिखे लोग थे। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। रोते हुए बार बार कहने लगी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिन कनवान को भी अपनी गलती समझ आ गई है। वह मेरे माता पिता से विनती करने लगी कि वे मुझे समझाएं और मुझे लिन कनवान को एक और मौका देने के लिए मना लें। मेरी माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने मुझे फोन किया, चेनन बेटा, अब बस भी करो, इंसान से गलती हो जाती है, माफ कर देना ही बेहतर होता है। मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, कृपया इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मेरी माँ ने धीरे से कहा, लेकिन वह आखिर तुम्हारी पत्नी है। मैंने बिना झिझक जवाब दिया। जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया
उसी दिन वह मेरी पत्नी रहना बंद हो गई। शाम लावली ने मुझे बताया कि होटल के किराए को लेकर लिन कनवान और फैंग हाओ के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। फैंग हाओ ने लिन कनवान पर आरोप लगाया कि वह बहुत फिजूल खर्च है। वहीं लिन कनवान ने उसे जवाब दिया कि वह सिर्फ औरतों के पैसों पर जीने वाला निकम्मा इंसान है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे अलग अलग हो गए। फैंग हाओ पूरी रात एक इंटरनेट कैफे में रहा, जबकि लिन कनवान होटल के कमरे में अकेली बैठी रोती रही। उसने अपनी उन तथाकथित सहेलियों से संपर्क करने की कोशिश की, जिनके साथ वह पहले दोपहर की चाय पीती थी और स्पा जाया करती थी। वह उनसे कुछ पैसे उधार मांगना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि उसका मुझसे तलाक हो गया है, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। किसी ने कहा कि इस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, तो किसी ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं आसानी से समझ सकता था कि इस समय वह कितनी निराश होगी। आसमान से जमीन पर गिरने का एहसास वाकई बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन अभी इससे भी ज्यादा दर्द बाकी था। मैंने लावली को फोन किया। जिस सस्ते होटल में वे ठहरे हैं, उसके मालिक से कहो कि उन्हें तुरंत बाहर निकाल दे। लावली ने पूछा, किस वजह से चैन सर? मैंने शांत स्वर में कहा, कह देना कि उन्होंने आधी रात को इतना झगड़ा किया कि दूसरे मेहमानों की नींद खराब हो गई। मैं चाहता हूं कि इस शहर में उनकी हालत आवारा कुत्तों जैसी हो जाए। मैं उन्हें ये एहसास कराना चाहता हूं कि जब तक मैं चैन नहीं चाहूंगा, तब तक इस शहर में उन्हें एक पल की भी चैन की जिंदगी नहीं मिलेगी। सस्ते होटल से निकाले जाने के बाद लिन कनवान और फैंग हाओ सचमुच सड़क पर आ गए। रात काफी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने सूटकेस घसीटते हुए सुनसान सड़क पर बिना किसी मंजिल के चलते जा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। ठंड से लिन कनवान कांप रही थी। उसके शरीर पर पहना हुआ महंगा शनेल का कोट इस समय एक मजाक जैसा लग रहा था। फैंग हाओ ने झुंझलाकर कहा, अब क्या करेंगे? लिन कनवान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कैसे पता होगा? तुम मुझसे पूछ रहे हो। इस समय तक फैंग हाओ का धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी नज़र में लिन कनवान सिर्फ एक ऐसी औरत थी जो हर समय रोती रहती थी और किसी काम की नहीं थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे अफसोस था कि उसने शुरुआत में ही लिन कनवान से रिश्ता क्यों बनाया। अगर वह ऐसा न करता, तो आज भी वह जैंगजू यूनिवर्सिटी का होनहार छात्र होता, मेरी आर्थिक सहायता से आराम की जिंदगी जी रहा होता। उसे लगने लगा कि उसकी सारी बर्बादी की वजह सिर्फ लिन कनवान है। लिन कनवान ने कांपती हुई आवाज में कहा, फैंग हाओ, तुम पहले ऐसे नहीं थे। फैंग हाओ ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, पहले की बात अलग थी। तब तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पीछे चैन खड़ा था, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या है? तुम तो बस एक ऐसी औरत हो जिसे उसके अपने घर से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि मैं पहले की तरह तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा? सपने देखना बंद कर दो। ये शब्द सुनकर लिन कनवान का शरीर लड़खड़ा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जिस आदमी के लिए उसने अपनी शादी तक तोड़ दी, वह उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। उसे सिर्फ उससे मिलने वाले फायदे चाहिए थे। जब वे फायदे खत्म हो गए, तो उसकी नज़र में लिन कनवान की कोई कीमत नहीं बची। दोनों सड़क किनारे बुरी तरह झगड़ पड़े। आखिर में दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। जाने से पहले फैंग हाओ ने लिन कनवान के बटुए में बचे आखिरी कुछ 100 युआन भी छीन लिए। फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। लिन कनवान अकेली अपने सूटकेस के साथ ठंडी रात में खड़ी रह गई। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा बची थी। लावली ने ये पूरी निगरानी वीडियो मुझे भेज दी। मैंने बिना किसी भाव के पूरी वीडियो देखी, फिर फोन एक तरफ रख दिया। उसी समय लावली ने कहा, चैन सर, लिन कनवान की मां का फिर से फोन आया था। वह कह रही थी कि लिन कनवान ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। वह आपसे उस पर दया करने की विनती कर रही है। मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तो उसे भूखा रहने दो। मैं कोई संत नहीं हूं, और न ही कोई समाजसेवी। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, वह मेरी हमदर्दी के लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह भूख, ठंड और निराशा का हर दर्द महसूस करे। उसे अपनी मूर्खता की सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगले दिन पूरे शहर में एक और सनसनीखेज खबर फैल गई। फैंग हाओ को इंटरनेट कैफे में किसी का मोबाइल फोन चुराने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब पुलिस पहुंची, तब वह चोरी किया हुआ नया फोन बेचने की तैयारी कर रहा था। कहा जाता है कि गिरफ्तारी के समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूं। मेरी गर्लफ्रेंड लिन कनवान है, उसका पति चैनन है।
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे गिरफ्तार करने की? उसकी ये हरकत वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो इंटरनेट पर फैलते ही पूरे शहर में हंगामा मच गया। अब हर किसी को पता चल गया कि वह तथाकथित प्रेरणादायक छात्र सिर्फ चरित्रहीन ही नहीं, बल्कि एक चोर भी था। फैंग हाओ की चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। मेरी उम्मीद के मुताबिक ही सब कुछ हुआ। बचपन से गरीबी में पला इंसान, जो हमेशा आसान रास्तों का आदी रहा हो, जब अचानक उसकी सारी आर्थिक मदद बंद हो जाए, तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वह गलत रास्ता ही चुनता है। चोरी उसके पतन की सिर्फ पहली सीढ़ी थी। चोरी के अपराध में फैंग हाओ को 15 दिन की प्रशासनिक हिरासत की सजा मिली। ये खबर लिन कनवान के लिए किसी और बड़े झटके से कम नहीं थी। जिस इंसान को उसने अपना आखिरी सहारा समझा था, वह भी उससे छिन गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने अपने मायके लौटने का फैसला किया। वह अपना सूटकेस लेकर उसी पुराने मोहल्ले में पहुंची जहां उसका बचपन बीता था। दरवाजा उसकी मां ने खोला। उसे इस हालत में देखकर उनकी आंखों में जरा भी ममता नहीं थी, सिर्फ घृणा और गुस्सा था। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुझे अब घर लौटने की याद आई? तूने पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसी समय लिन कनवान के पिता भी कमरे से बाहर आए। उन्होंने बेटी की हालत देखी, एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चले गए। उन्होंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। लिन कनवान रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदर आने दो, अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। उसकी माँ ने गुस्से से कहा, जगह नहीं है? तुझे तो अपने ऊपर बड़ा घमंड था। तूने उस निकम्मे लड़के के लिए चेनन जैसा अच्छा पति छोड़ दिया। अब वापस क्यों आई है? जब मैंने कहा था कि वह लड़का चेनन की बराबरी नहीं कर सकता, तब तूने मेरी एक नहीं सुनी। तुझे करोड़ों की जिंदगी छोड़कर प्यार करना था। अब देख, जिसके लिए तूने सब कुछ छोड़ा, उसी ने तुझे कूड़े की तरह फेंक दिया। उसकी माँ का हर शब्द लिन कनवान के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वह लगातार रोती रही और बार बार सिर झुकाकर माफी मांगती रही। माँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे घर वापस आने दो। मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में उसका सूटकेस लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसकी ओर उंगली दिखाकर बोली, मेरी ऐसी बेशर्म बेटी नहीं है। यहाँ से चली जा। आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना। इतना कहकर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर लिन कनवान फूट फूट कर रो रही थी और अंदर से उसकी माँ की सख्त आवाज सुनाई दे रही थी, रोने से कुछ नहीं होगा। यह रास्ता तूने खुद चुना था। अब इसका अंजाम भी तुझे ही भुगतना होगा। हमारा परिवार अब और तेरी वजह से बदनाम नहीं होगा। ये पूरा दृश्य भी मेरे लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब लावली ने मुझे वह वीडियो दिखाया, मैं उस समय 10 अरब की एक व्यापारिक डील पर हस्ताक्षर कर रहा था। मैंने वीडियो पर मुश्किल से एक नज़र डाली। लावली ने पूछा, चेन सर, क्या हमें कुछ करना चाहिए? मैंने अपना नाम दस्तावेज पर लिखते हुए फाइल बंद कर दी। जरूरत नहीं। उसकी माँ ने बिल्कुल सही किया है। कुछ लोग बिना ठोकर खाए कभी नहीं समझते। अब जब उसका सिर दीवार से टकरा चुका है, तो उसे उसी दर्द का स्वाद चखने दो। माता पिता द्वारा घर से ठुकराए जाने के बाद लिन कनवान पूरी तरह टूट गई। उसके पास न पैसे बचे थे, न कोई घर और न ही कहीं जाने की जगह। उस रात वह अपने पुराने मोहल्ले की सीढ़ियों में सिकुड़कर बैठी रही। ठंड और भूख से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी समय उसे अपने बीते दिन याद आने लगे। उसे याद आया, मैं हर शाम उसके घर लौटने का इंतजार करता था। उसके लिए अपने हाथों से गर्म खाना तैयार रखता था। उसे जो भी खाने का मन होता, अगले ही दिन मैं पूरे शहर में घूमकर वह चीज उसके लिए ले आता था। जब भी वह बीमार पड़ती, मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। जिन साधारण खुशियों को वह कभी नीरस और बेकार समझती थी, आज वही उसके लिए सबसे बड़ी चाहत बन चुकी थी। अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। बैटरी में बची आखिरी ऊर्जा से उसने मुझे एक संदेश भेजा। इस बार उसमें न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ विनती थी। लिन कनवान ने लिखा, चेनन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। कृपया मुझे एक और मौका दे दो। क्या हम फिर से पहले की तरह साथ नहीं रह सकते? अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। संदेश भेजने के बाद उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे ये नहीं पता था कि
मैं बहुत पहले ही उसका नंबर ब्लॉक कर चुका था। उसकी माफी का एक भी शब्द मेरे पास पहुंचा ही नहीं। और अगर पहुंच भी जाता तो भी मैं उसे कभी नहीं पढ़ता। कुछ ही दिनों में लिन कंगवान पूरी तरह बिखर गई। सिर्फ 2 दिन सड़क पर रहने के बाद वह और सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पास बची सबसे कीमती चीज, अपना शनेल का कोट बेच दिया। बदले में उसे कुछ 100 युआन मिले। फिर उन्हीं पैसों से उसने एक बेहद सस्ता सराय का कमरा किराए पर लिया। के बाद लिन कंगवान ने पागलों की तरह मेरे जानने वाले हर इंसान को फोन करना शुरू कर दिया। उसने मेरे माता पिता को फोन किया, मेरे दोस्तों को फोन किया, यहाँ तक कि उन व्यापारिक साझेदारों को भी फोन किया जिनसे उसकी सिर्फ 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। वह हर किसी के सामने रो रोकर अपनी गलती स्वीकार करने लगी। बार बार कहती, मुझे बहुत पछतावा है, मैं चैनन से बहुत प्यार करती हूँ, कृपया मेरी तरफ से उनसे बात कर दीजिए, बस एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका दिला दीजिए। लेकिन नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मेरे संपर्कों में हर व्यक्ति समझदार और प्रभावशाली था। कोई भी एक बदनाम और विश्वासघाती औरत की खातिर मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। हर किसी ने उससे दूरी बना ली। आखिरकार उसने लावली को फोन किया। उसकी आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। वह रोते हुए बोली, ली सहायक, कृपया मेरी मदद कीजिए। चैनन से कहिए कि मैं उनसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। बस एक बार, 1 मिनट के लिए भी सही। मैं सिर्फ उनसे सामने खड़े होकर मुझे माफ कर दो कहना चाहती हूँ। मेरे निर्देश के अनुसार लावली ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लिन मैडम, चैन सर बहुत व्यस्त हैं। उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। लिन कंगवान लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। नहीं, 1 मिनट ही सही, मैं सिर्फ उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। लावली ने शांत स्वर में पूछा, अब माफी मांगने से क्या होगा? लिन मैडम, अगर पहले ही परिणाम के बारे में सोच लिया होता तो आज यह दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद लिन कंगवान पूरे दिन उस सस्ते सराय के कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम तक जब वह बाहर नहीं आई तो सराय के मालिक को शक हुआ। उसने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा। लिन कंगवान ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसकी जान बच गई। ये खबर जल्द ही मेरे पास भी पहुंची। लावली ने पूछा, चैन सर, क्या आप अस्पताल जाकर उन्हें देखना चाहेंगे? उस समय मैं यूरोप के बाजार में होने वाले एक बड़े अधिग्रहण की योजना देख रहा था। मैंने सिर तक नहीं उठाया और शांत स्वर में पूछा, क्या वह मर गई है? लावली ने जवाब दिया, नहीं चैन सर, मैंने बिना किसी भाव के कहा, अगर वह नहीं मरी है तो उसके इलाज का पूरा खर्च मेरे निजी खाते से दे दो। लेकिन उसे मरने मत देना। इतनी आसानी से मर जाना उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। मैं चाहता हूं कि वह जिंदा रहे, अच्छी तरह जिंदा रहे, एक विश्वासघाती का बोझ उठाए, गरीबी, पछतावे और दर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए। मैं चाहता हूं कि हर सुबह जब उसकी आंख खुले तो उसे अपनी मूर्खता याद आए। जब भी वह किसी और को खुश देखे उसे याद आए कि उसने अपने हाथों से कैसी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही उसके लिए मेरी सबसे बड़ी सजा है। लिन कंगवान के आत्महत्या करने की कोशिश की खबर ने उसकी पहले से बदनाम जिंदगी को और भी शर्मनाक बना दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। कुछ समय बाद लावली ने मुझे बताया, लिन कंगवान को एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी मिल गई है। उसकी मासिक तनख्वाह सिर्फ 3000 युआन है। अब उसने अपने कपड़े खुद धोना सीख लिया था, 10 युआन का साधारण डिब्बे वाला खाना खाना सीख लिया था और रोज 1 घंटे तक भीड़भाड़ वाली बस में सफर करके काम पर जाना भी सीख लिया था। जिस जिंदगी को वह कभी तुच्छ समझती थी, आज वही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। कभी कभी लावली उसकी नई तस्वीरें मुझे भेज देता था। तस्वीरों में वह बिना मेकअप के दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता था। जो हाथ कभी बहुत मुलायम और खूबसूरत थे, वे अब बर्तन धोने वाले साबुन की वजह से खुरदरे और लाल पड़ चुके थे। वह औरत जो कभी सबकी नजरों का केंद्र हुआ करती थी, जो हमेशा आलीशान जिंदगी जीती थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी जगह अब एक बिल्कुल साधारण, आम और थकी हुई औरत ने ले ली थी। मैंने तस्वीरों को शांत मन से देखा। मेरे दिल में न कोई खुशी थी और न ही कोई दया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बिल्कुल अजनबी इंसान की तस्वीरें देख रहा हूं। करीब आधे महीने बाद फैंग हाओ हिरासत से रिहा हो गया।
बाहर आते ही वह सीधे उस रेस्तरां पहुंचा जहां लिन कनवान काम करती थी। उस समय लिन कनवान हाथ में खाने की प्लेटें लेकर मेजों के बीच ग्राहकों को खाना परोस रही थी। अचानक फैंग हाओ तेजी से उसके पास आया और उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो चुका था। वह चिल्लाया, लिन कनवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नौकरी करने की? मुझे जेल जाना पड़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। लिन कनवान डर गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन फैंग हाओ बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। वह चिल्लाया, मुझे पैसे दो। इतना कहकर उसने उसके कपड़े खींचने शुरू कर दिए। वह उसके जेब में रखे पैसों को छीनना चाहता था। पूरा रेस्तरां अफरा तफरी में बदल गया। ग्राहक चीखने लगे, मालिक गुस्से से चिल्लाने लगा। आखिरकार रेस्तरां का एक रसोइया हाथ में बड़ा चाकू लेकर बाहर दौड़ा। तभी फैंग हाओ डरकर वहां से भाग गया। लिन कनवान जमीन पर गिर गई। उसके कपड़े फट चुके थे। बाल पूरी तरह बिखर गए थे। वह बेहद शर्मनाक हालत में जमीन पर बैठी रही। उसने भागते हुए फैंग हाओ की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही मर चुकी हो। रेस्तरां के सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पूर्ण शक्ति और हैसियत के सामने जिस प्यार, सम्मान और भविष्य पर वे दोनों इतना गर्व करते थे, वह सब मेरी एक उंगली के इशारे से टूटने वाले बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं था। अब यह खेल समाप्त होने का समय आ गया था। वह वीडियो लिन कनवान और फैंग हाओ की जिंदगी पर आखिरी वार साबित हुआ। पूरा शहर उनका मजाक उड़ाने लगा। लिन कनवान को रेस्तरां की नौकरी से निकाल दिया गया। अब कोई भी दुकान उसे काम देने को तैयार नहीं थी। उधर फैंग हाओ भी पूरे शहर में बदनाम हो चुका था। लोग उसे देखते ही नफरत करने लगे। उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह अंधेरी गली में पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसा व्यक्ति मेरे ऑफिस के बाहर घुटनों के बल बैठा था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह लिन कनवान के पिता थे। वह बुजुर्ग शिक्षक जिसने पूरी जिंदगी सम्मान और ईमानदारी से बिताई थी, आज मेरी ऑफिस के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था, मानो कुछ ही दिनों में वह 10 साल बूढ़े हो गए हों। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, चैन सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें जीने का एक मौका दे दीजिए। इतना कहकर उन्होंने गहरा झुककर मुझे प्रणाम किया। उनका माथा लगभग जमीन को छूने वाला था। उन्होंने फिर कहा, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सचमुच हो चुका है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो वे दोनों सच में मर जाएंगे। मैं शांत खड़ा उन्हें देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लाव ली उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने सिर्फ एक नज़र से उसे रोक दिया। लिन कनवान के पिता की आवाज भर्रा गई, चैन सर, मैं आपकी भीख मांगता हूँ। वह चाहे जैसी भी हो, आखिर मेरी बेटी है। मैं अपनी आंखों के सामने उसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। कुछ क्षण बाद मैंने पहली बार जवाब दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वह मरेगी नहीं। मैंने पहले ही उसके इलाज का खर्च दिया था। मैंने उसे इसलिए नहीं बचाया कि वह आराम से जी सके। मैं चाहता हूं कि वह जिंदा रहे, ताकि अपने हर पाप की कीमत खुद चुकाए। मैंने उनकी बात बीच में ही रोक दी। अंकल, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बेटी अच्छी इंसान नहीं है। जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया, क्या उसने एक बार भी सोचा था कि मेरे लिए कोई रास्ता छोड़े? और फैंग हाओ, जिसे आपका पूरा परिवार इतना होनहार और आदर्श लड़का मानता था, वह मेरे पैसों पर ऐश करता रहा और उसी पैसे से मेरी पत्नी को मुझसे छीनने की कोशिश करता रहा। क्या उसने कभी सोचा कि मेरे लिए भी कोई रास्ता छोड़े? मेरी बातों में छिपी ठंड और नफरत महसूस करके लिन कनवान के पिता वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। मैं अपनी जगह से उठा और शांत स्वर में कहा, अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। दरवाजे तक पहुंचकर मैं एक पल के लिए रुका, फिर पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा। मान लीजिए कि आपकी ऐसी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। यही आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी। इतना कहकर मैं दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। बाहर धूप खिली हुई थी और मेरे पीछे सब कुछ एक गहरे अंधेरे में डूब चुका था। उस दिन के बाद लिन कनवान के पिता फिर कभी मुझसे मिलने नहीं आए। सुना कि वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने के बाद उन्होंने स्कूल से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली।
फिर अपनी पत्नी के साथ गांव लौट गए। उन्होंने दोबारा कभी इस शहर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अपने व्यवहार से मेरी कही बात मान ली। उन्होंने लिन कंगवान को छोड़ दिया। उस दिन के बाद लिन कंगवान इस दुनिया में पूरी तरह अकेली रह गई। अब उसके पास कोई अपना नहीं बचा था। उसकी जिंदगी में सिर्फ अंतहीन अंधेरा और पछतावा रह गया। कुछ समय बाद लावली ने मुझे एक और खबर दी। फैंग हाओ डकैती के एक मामले में गिरफ्तार हो गया था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। 10 साल, उसकी जिंदगी का सबसे कीमती समय लोहे की सलाखों के पीछे बीतने वाला था। जब वह जेल से बाहर निकलेगा, तब तक बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। जहां तक लिन कंगवान की बात है, लावली ने बताया कि किसी ने उसे आखिरी बार शहर की एक तंग बस्ती में स्थित छोटे से ब्यूटी पार्लर के बाहर देखा था। उसने गहरा मेकअप किया हुआ था। वह सड़क से गुजरने वाले मर्दों की तरफ बनावटी मुस्कान के साथ देख रही थी। जिस औरत ने कभी मेरे साथ की साधारण जिंदगी को ठुकराकर तथाकथित आत्मिक जुड़ाव चुना था, आखिरकार वही अपनी जिंदगी चलाने के लिए अपनी बची हुई आखिरी इज्जत भी बेचने पर मजबूर हो गई। मैंने लावली से कहा, अब से उसके बारे में मुझे कोई खबर मत देना। आज के बाद वह जिंदा रहे या मर जाए, गरीब रहे या अमीर, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। मेरा बदला पूरा हो चुका है, पूरी तरह और बिना किसी कमी के। मैंने कभी अपने हाथों से उन्हें मारा नहीं। मैंने उन्हें गालियां भी नहीं दी, लेकिन मैंने सबसे नर्म तरीके से उनकी जिंदगी की हर सबसे प्यारी चीज उनसे छीन ली। मैंने फैंग हाओ का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैंने लिन कंगवान के तथाकथित प्यार को तोड़ दिया और उनके पैसों के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। यही सबसे ऊंचे स्तर का बदला था। 1 साल बाद ग्लोबल सेंटर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक भव्य बिजनेस पार्टी चल रही थी। मेजबान होने के नाते मैं हाथ में वाइन का गिलास लिए बड़े आराम से शहर के नामी उद्योगपतियों और व्यापारिक हस्तियों के बीच बातचीत कर रहा था। एक उद्योगपति मुस्कुराते हुए बोला, चेन सर, आप सचमुच कमाल के हैं। इतनी कम उम्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है, हम जैसे पुराने लोग भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। दूसरे उद्योगपति ने कहा, सुना है आपने हाल ही में यूरोप की सबसे बड़ी नई ऊर्जा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। सचमुच कमाल कर दिया आपने। अब तो हम लोग सिर्फ आपको देखकर ही सीख सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं बस विनम्रता से मुस्कुरा दिया। उसी समय मेरी सहायक मेरे पास आकर रुकी। मैंने उसकी तरफ देखा। आज उसने सफेद रंग का बेहद सलीकेदार बिजनेस सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल खूबसूरती से बंधे हुए थे। वह आत्मविश्वासी, पेशेवर और बेहद आकर्षक लग रही थी। वह लिन कंगवान से बिल्कुल अलग थी। वह बुद्धिमान थी, मेहनती थी, महत्वाकांक्षी थी और सबसे बड़ी बात, वह अपनी महत्वाकांक्षा कभी छिपाती नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और वह उसे अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती थी। वह मेरी सबसे भरोसेमंद सहायक थी और वही वह महिला थी जिसकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता था। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रही हो? वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं सोच रही हूँ, 1 साल पहले मैं सिर्फ एक नई ग्रेजुएट थी। हर जगह नौकरी के लिए आवेदन कर रही थी, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। और आज मैं यहाँ आपके साथ खड़ी हूँ, उन बड़े लोगों से बात कर रही हूँ जिन्हें पहले सिर्फ बिजनेस मैगजीन में देखा करती थी। चैन सर, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुस्कुराकर कहा, मौका मैंने दिया था, लेकिन उसे पकड़ना तुम्हारी अपनी मेहनत थी। मैंने अपना गिलास उठाया, हमारे और भी बेहतर भविष्य के नाम। उसने भी अपना गिलास उठाया, हमारे बेहतर भविष्य के नाम। दोनों गिलास हल्के से टकराए। एक साफ और मधुर आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने कांच की दीवार के बाहर फैले शहर की चमकती रात को देखा। मेरे मन में पूरी शांति थी। बीते हुए लोग, बीती हुई बातें, सब अब धुएं की तरह उड़ चुकी थी। अब मेरे सामने मेरी जिंदगी का एक और भी विशाल और उज्ज्वल भविष्य मेरा इंतजार कर रहा था।